guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the blood group. So without wasting our time, let's start the video. So अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारी इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हमारे एंटीजन्स और एक होते हैं हमारी एंटीबॉडीज। जो एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन्स जो है हमारे उसको हम एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। एंटीजन्स और एग्लूटिनोजेंस और एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और उसको हम एग्लूटिनिन बोलते हैं। तो याद कैसे रखना है, एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। जन्स एंटीजन में भी एंटीजन्स आ रहा है ना, जन्स आ रहा है, ऐसी एंटीजन्स का दूसरा नाम क्या होगा, एग्लूटिनोजेंस। और एंटीबॉडीज में क्या होगा, एग्लूटिनिन। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होने की वजह से जो आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारी एंटीजन्स होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। एंटीजन्स को हम एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं और एंटीबॉडीज को हम एग्लूटिनिन बोलते हैं। और इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होने की वजह से जो आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है उस रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। वैसे हमारी जो एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो ब्लड है उसमें हमारे मोर देन 30 सच एंटीजन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो मेन हैं, वो हमें पढ़ने, जिसमें से हमारे मेन जो ब्लड ग्रुप हैं वो हमारे 3 ही आते हैं। वैसे होते बहुत सारे, बट जो चीफ ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, आरएच ब्लड ग्रुप होता है और तीसरा हमारा एम और एन ब्लड ग्रुप होता है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना, हमें मेनली एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में ही पढ़ना है। तो एक बार हम देख लेते हैं अभी हमने क्या बोला है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी contain a variety of blood group specific antigens, also called the agglutinogens. Antibodies are present in the plasma are called agglutinin. More than 30 such antigens are known, but a few of them are practically significant. So जो हमारे चीफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुप्स, रेइसस या फिर आरएच ब्लड ग्रुप बोलते हैं, एम एंड एन ब्लड ग्रुप। पहले हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सो हमारे जो एबीओ ब्लड ग्रुप में हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है और ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ओ होता है। कौन कौन होते हैं, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, जो ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन मौजूद होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा। और जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। और अगर दोनों एंटीजन है यानी ए बी एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और अगर दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। तो हमने यही पढ़ा, मतलब कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन दोनों है बट एंटीबॉडी नहीं है। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन हमारे नहीं है बट एंटीबॉडी हमारे ए बी हैं। तो जब भी, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हम ब्लड ग्रुप जो है हम पहले से पता करके इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें पहले चेक करना पड़ता है, नहीं तो जो आरबीसी की क्लम्पिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं तो उसमें हम डोनर का क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, और रेसिपिएंट की क्या देखी जाती है, एंटीबॉडीज देखी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डोनर है उसका एंटीजन देखा जाता है और जो रेसिपिएंट होता है उसका एंटीबॉडीज देखी जाती है।
इसलिए अगर मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करूं वो हमारा ए बी होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती हैं। वहीं जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है वो हमारा ओ होता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। अगर मैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप की बात करूं जो ज़्यादातर पॉपुलेशन में पाया जाता है वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, और जो लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जो कि हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब इसी के अंदर हमारा एक लॉ आता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कार्ल लेंसनर लॉ। तो इसमें जो हमारा एक लॉ है, हमारा जो लॉ आ रहा है एक लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ। अब ये जो कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ है, अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई ना, ये भी वही बात कहता है। ये क्या कहता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर एंटीजन हमारा ए है तो एंटीबॉडी हमारी ए नहीं होगी, क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो हमारी एंटीबॉडी जो है वो हमारी ए होगी, बी नहीं होगी। यही बात कहता है कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ। तो कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ यही कहता है कि जो एंटीजन मौजूद होती है वो वाली एंटीबॉडी नहीं होती, उसके अपोजिट होती है। मतलब अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, ए नहीं होगी। तो यही जो लॉ है, यही लॉ है हमारा कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ, जो मैंने पहले ही बता दिया था। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर आता क्या है। द कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ जो कि 1900 में फॉर्म्ड हुआ था, ये लॉ को हम क्या बोलते हैं, लेंस-स्टीनर लॉ भी बोला जाता है। कार्ल लेंस-स्टीनर ने इसे फाइंड आउट किया था। इस लॉ को हम लेंस-स्टीनर लॉ भी बोलते हैं। इट हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। ये इसके क्या होते हैं, हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, इफ अन एग्लूटिनोजेंस, ये जो हमारा लेंस-स्टीनर लॉ है इसके दो मेजर कंपोनेंट है। अब कौन कौन से दो मेजर कंपोनेंट है? इफ अन एग्लूटिनोजेंस इज present in the RBC of an individual, the corresponding agglutinin must be absent from the plasma, and if the agglutinogen is absent in the individual, the RBCs, the corresponding agglutinin must be present in the plasma. तो जो हमारा ये लेंस-स्टीनर लॉ है, जो कि ये लॉ किसने दिया था, कार्ल लेंस-स्टीनर ने दिया था 1900 में। तो लेंस-स्टीनर लॉ को दिया था कार्ल लेंस-स्टीनर ने 1900 में। इसके दो मेजर कंपोनेंट है। पहला मेजर कंपोनेंट क्या बोलता है, द इफ अन एग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी of an individual, the corresponding agglutinin must be absent from the plasma, and if the agglutinogen is absent in the individual's RBC, the corresponding agglutinin must be present in the plasma. तो मैंने वही बता दिया है कि भाई अगर एंटीजन A है तो हमारा एंटीबॉडी B होगा, और अगर हमारा एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगा, अपोजिट होगा। तो यही जो लॉ है ये हमारा क्या है, कार्ल लेंस-स्टीनर लॉ। अब इसके एक्सेप्शन बहुत होते हैं, बट जो इसका मेन एक्सेप्शन है वो है हमारा RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप में ये लेंस-स्टीनर लॉ फॉलो नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि जो RH पॉजिटिव है उसमें हमारा जो RH पॉजिटिव होते हैं उनमें हमारा D एंटीजन देखने को मिलता है, बट उनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और RH नेगेटिव की बात करें तो उसमें ना एंटीजन होता है ना एंटीबॉडीज होती है इनिशियली नेचुरली। बट अगर RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाए RH नेगेटिव ब्लड में, तब जरूर ये एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेते हैं, बट नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं होती है। इस वजह से जो RH ब्लड ग्रुप है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब इसके बाद हम एक और चीज को देख लेते हैं। एक हमारा और रेयरर ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसीलिए बोलते हैं, डिस्कवर्ड हुआ था बॉम्बे में। तो हुआ क्या था कि ये दो पर्सन थे जिन दोनों के जो ब्लड ग्रुप थे वो हमारे ओ थे, बट जब हमने इनका एक डोनर था, एक रेसिपिएंट था इनका, जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो वहाँ पर हमें
क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी देखने को मिली, जिसे हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। अब इसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, इसका भी ब्लड ग्रुप ओ है। नॉर्मली तो एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लड ग्रुप तो सेम है, बट क्या देखा गया कि उनमें एग्लूटिनेशन हुई। तो बाद में अब ये सवाल था कि भाई ये एग्लूटिनेशन हुई कैसे जबकि दोनों ही ब्लड ग्रुप ओ हैं। तो बाद में जब पता चला तो बाद में हमें एक चीज पता चली कि एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस होता है जो कि एच जीन की प्रेजेंस में एच सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और ये एच सब्सटेंस ए जीन की प्रेजेंस में ए एंटीजन बनाता है, और ये एच सब्सटेंस बी जीन की प्रेजेंस में बी एंटीजन बनाता है। और ओ ब्लड ग्रुप में ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो जो है ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। नॉर्मली ओ ब्लड ग्रुप में ये एच जीन मौजूद होता है, एच सब्सटेंस मौजूद होता है, बट अभी हम देखेंगे हुआ क्या। बट इससे पहले एक और चीज मैं बताता हूँ कि ये जो ए एंटीजन और बी एंटीजन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड होते हैं। इनमें ये जो दिख रहा है ये क्या, हमारे टर्मिनल शुगर ए एंटीजन के केस में एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन होता है, और बी एंटीजन के केस में गैलेक्टोज होता है। और ये मैंने एक बात बता दी कि ए एंटीजन बी एंटीजन है क्या, एक कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड है। और इनके अगर ए एंटीजन की बात करूँ तो उसमें टर्मिनल शुगर हमारा एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन है, वहीं बी एंटीजन में हमारा गैलेक्टोज है। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, नॉर्मल जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ये एच जीन मौजूद होता है, बट जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो भी ओ ब्लड ग्रुप का ही टाइप होता है, बट ये भी हमारा इट इज अ टाइप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, बट ये वो ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें हमारा ये एच जीन एब्सेंट होता है। नॉर्मली ओ ब्लड ग्रुप में हमारा जो एच जीन है वो मौजूद होता है, बट बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप वेयर दिस एच जीन इज एब्सेंट। और ये एच जीन एब्सेंट होता है तो इसके अंदर एंटी ए भी होता है, एंटी बी भी होता है, ये दोनों तो हैं ही, बट साथ में एंटी एच भी होता है। तो बाद में हमें पता चला कि जरूर इनमें से किसी एक का एक का बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, तभी ये एग्लूटिनेशन देखने को मिली होगी। तो यही है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप वेयर एच जीन इज एब्सेंट, और उसमें हमें एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच देखने को मिलता है। अब इसमें हम एबीयू ब्लड ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे ए ग्लूटिनोजन है, ए है और बी है, ये हमारे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही डेवलप हो जाते हैं। द agglutinogens A and B are inherited as a Mendelian dominant and first appear in the 6th week of the fetal life। वहीं अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये एब्सेंट होते हैं बर्थ में, बट जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है 10 दिन का हो जाता है तब जो है ये एंटीबॉडीज अपीयर होने लगती है, और ये अपनी पीक पे तब पहुंचती है जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, और फिर जब एज बढ़ती जाती है तो ये एंटीबॉडीज डिक्लाइन करती जाती है। सो द एंटीबॉडीज एब्सेंट एट द बर्थ एंड अपीयर्स एट द 10th डे एंड राइजेज टू द पीक एट 10 years एंड देन डिक्लाइन। अब ये एंटीबॉडीज पहले से तो है नहीं, थी नहीं, तो अब ये डेवलप कैसे होती है, तो ये एक रिसर्च का विषय है। बट अभी की जो रिसर्च है उसके अनुसार ये माना जाता है कि जब बच्चा बर्थ ले लेता है तो उसके बाद जो उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, जो फूड में जो एंटीजन्स मौजूद हैं वो ए और बी एंटीजन के सिमिलर होते हैं, तो जो बच्चा है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करता है, और वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करता है जो एंटीजन उसकी ओन आरबीसी में प्रेजेंट ना हो। तो मैंने क्या बताया, द एंटीजन्स, अब ये कैसे एंटीबॉडी डेवलप हुई, तो ये माना जाता है कि द एंटीजन्स वेरी सिमिलर टू ए एंड बी आर कॉमन इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड फूड to which
infants are exposed and infants rapidly develop antibodies against those antigens which are not in their own RBC, that is either A or B or AB or non. सो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, जो था मैंने सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं हमारे RH ब्लड ग्रुप, रीसस ब्लड ग्रुप के बारे में। सो इसकी डिस्कवरी भी हमारी किसने की थी? लैंस स्टीनर ने एंड वाइनर ने 1940 में की थी। तो इसकी डिस्कवरी लैंस स्टीनर एंड वाइनर ने 1940 में की थी। इसके बाद इसमें अब ये डिस्कवरी हुई कैसी थी वो देखते हैं। अब ये जो डिस्कवरी है ये हुई कैसी थी ये देखते हैं। तो ये डिस्कवरी हमारी हुई थी कि हमने क्या किया था, जो रेसस मंकी है उसकी आरबीसी को रैबिट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या किया कि जो रेसस मंकी है उसकी आरबीसी को इंजेक्ट कर दिया रैबिट में। अब रैबिट क्या करेगी, उसके आरबीसी में जो एंटीजन होगा उस एंटीजन के खिलाफ जो रैबिट की इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी बनाएगी, है ना। अब और एंटीबॉडी बना के जो रेसस आरबीसी है उसको एग्लूटिनेट कर देगी। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, वो जो इम्यूनाइज रैबिट सीरम था उसको हमने टेस्ट किया ह्यूमन आरबीसी पे। अब हमने क्या किया, रैबिट से वो जो इम्यूनाइज्ड उसका सीरम था, उसका जो प्लाज्मा था वो हमने लिया और फिर हमने उसे किसमें डाला, ह्यूमन की आरबीसी में डाला। अब जो 85% लोगों की जो आरबीसी थी उसमें तो एग्लूटिनेशन मिल गया और 15% में एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला। तो जिसमें देखने को मिला वो RH पॉजिटिव हो गए और जिसमें देखने को नहीं मिला एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी वो हमारे RH नेगेटिव हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने क्या किया, आरबीसी ऑफ द रेसस मंकी इंजेक्ट इनटू रैबिट्स द रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ antigen in these cells by forming an antibody which agglutinates the rhesus RBC. Immunized rabbit serum is tested against the human RBC. Agglutination 85% people में कह दिया RH पॉजिटिव और 15% में जो है एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला, तो वो हमारे होगा RH नेगेटिव। जल्दी इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज नॉट बीन डिटेक्टेड इन द टिश्यू ऑफ्टन अदर देन RBC। मैंने क्या बताया, द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज नॉट बीन डिटेक्टेड इन द टिश्यू अदर देन RBC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RBC के अलावा और किसी टिश्यू में ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज नॉट बीन डिटेक्टेड इन द टिश्यू अदर देन RBC। द RH एंटीजन इज कॉल्ड D। जो RH का जो एंटीजन है उसे मैंने पहले ही बता दिया था, जो RH का एंटीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, D एंटीजन बोलते हैं। एंड इट्स एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, एंटी-D। क्या बोलते हैं, एंटी-D। द RH एंटीजन आर ऑफ IgG टाइप। RH एंटीबॉडी हमारा IgG टाइप का होता है, इस वजह से ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। IgG type, so these antibody being IgG type can cross the placenta. The RH antibodies are called warm antibodies. इसको warm antibodies इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है इनका बेस्ट होता है बॉडी टेम्परेचर पे। द RH एंटीबॉडीज आर कॉल्ड वार्म एंटीबॉडीज एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑकर्स बेस्ट एट द बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं इसके जीन की बात करूं, द जीन क्रॉसपॉन्डिंग टू एंटीजन D इज ऑल्सो कॉल्ड D। ये कैपिटल D कहलाएगा। When the capital D is absent from a chromosome, its place is occupied by the alternate form called this small d. The RH gene is inherited from both the father and mother if
if the gene capital D is carried by both sperm and ovum, the genotype will be capital D, capital D. And if the gametes carry capital D, small d, the genotype of the offspring will be what? Capital D, small d, D. And if both the gametes carry small d, the offspring will be small d, small d. अब ये जो कैपिटल डी ये जो होमोजाइगस है और कैपिटल डी स्मॉल डी ये जो हेट्रोजाइगस है, ये दोनों ही हमारे RH पॉजिटिव इंडिविजुअल होंगे। वहीं ये जो हमारा स्मॉल डी है ये हमारा क्या होगा? RH नेगेटिव होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? RH नेगेटिव इंडिविजुअल एंटी-D एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, but the production of anti-D antibodies in these RH negative individual may evoked by, बताया था नेचुरली मौजूद नहीं होते, बट ये डेवलप हो जाते हैं कब? जब ट्रांसफ्यूजन हो जाए विद RH पॉजिटिव ब्लड और एंट्रेंस ऑफ द D पॉजिटिव RBC फ्रॉम द RH पॉजिटिव फीटस इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन ऑफ RH नेगेटिव मदर। तो ये भी हमारा जो RH ब्लड ग्रुप है वो भी खत्म हो गया। अब जो हमारा आखिरी है वो है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिटेल में डिस्कस करना, बस कुछ पॉइंट देख लेंगे। M and N ब्लड ग्रुप। सो M and N फैक्टर्स डिपेंड ऑन 2 माइनर जीन। पहला पॉइंट, ईच पर्सन कैरीज 2 ऑफ द जीन ऑफ द M and N ग्रुप, दैट इज अगर M कैपिटल ये जो हमारा M और M है तो M होगा, N और N है तो N होगा, और अगर M और N है तो MN होगा। तो ये हमारा MN जो थर्ड था M and N ब्लड ग्रुप वो भी हमारा ख़त्म हुआ। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।